गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के हमारे वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 6 का नाम है मेरी बीमारी शामाने ली, जिनके लेखक सुप्रसिद्ध साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन है। उन्होंने हिंदी में बहुत सारे साहित्य लिखे हैं। इनका एक और भी परिचय है। आप इनके बेटे को भली भांति सब जानते हैं। वो बहुत ही बड़े नायक है और पूरे विश्व में प्रसिद्ध भी है। सब लोग उनको जानते हैं। हम उनको महानायक के नाम से भी जानते हैं। और उन्होंने केबीसी का भी होस्टिंग किया है। उनको होस्ट करते थे। ये है हमारे सुप्रसिद्ध कलाकार महानायक, जिनका नाम है अमिताभ बच्चन। ये हरिवंश राय बच्चन उनके पिता थे, जो अब नहीं रहे। उनका जन्म सन 1907 में हुआ था और उनका निधन सन 2003 में हुआ था। थोड़ा बहुत हम हरिवंश राय बच्चन का परिचय लेंगे, उनके बारे में जानेंगे। उन्होंने कौन से साहित्य लिखे हैं। वो हिंदी के साहित्य में बहुत ही प्रसिद्ध हुए। हिंदी साहित्य में लिखते थे और उनमें वो बहुत प्रसिद्ध हुए। इनके कुछ कृतियाँ भी बहुत ही अच्छी रही। आज भी कुछ लोग उनको याद करते हैं। और वो बड़े लेखक थे, साहित्यकार थे, हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के पिताश्री थे। आपने उनकी कई फिल्में देखी होंगी, उनको जानते भी हैं सब लोग। अमिताभ बच्चन बहुत ही अच्छे कलाकार है। ये उन्हीं के पिताश्री है, हरिवंश राय बच्चन। तो अब हम थोड़ा हमारे लेखक का परिचय लेंगे। बाद में हमारे विषय वस्तु के ऊपर ध्यान देंगे। हमारा जो पाठ है, तो मैं आपको बता दूं, हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है। छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2-1 अन्य स्थलों पर आपने सेवाएं दी। हरिवंश राय बच्चन जो थे, वो इलाहाबाद की विश्वविद्यालय के अंदर अंग्रेजी विषय के प्राध्यापक थे। वहाँ के प्रोफेसर, जिनको हम कहते हैं ना, वहाँ वो प्राध्यापक थे विश्वविद्यालय के अंदर। और उन्होंने हिंदी के अंदर साहित्य जो लिखा, वो उन्होंने बहुत सारे साहित्य में बहुत सारे कुछ लिखा है। उनका साहित्य सर्जन है, पर वो एक ही कृति से प्रसिद्ध हो गए थे, अमर हो गए थे। उनको ख्याति मिल गई, सब उनको जानने लगे, इतने सुप्रसिद्ध हुए। उन्होंने दिल्ली के अंदर सरकारी सेवा भी की और आकाशवाणी के अंदर भी 1-2 अन्य स्थलों पर भी उन्होंने सेवाएं दी थी। उन्होंने बहुत सारे कई काम किए, पर उनको साहित्य में खूब प्रगति मिली थी। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने
उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। उन्होंने सबसे पहले प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस थी उनके अंदर की थी। प्रेस में पहले उन्होंने काम किया था। राष्ट्रपति जी ने उनको सम्मानित भी किया था। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। उनकी जो मधुशाला प्रसिद्ध हुई उन्हीं से उनको शोहरत मिली। मधुशाला नाम की जो उन्होंने साहित्य उनका जो सर्जन किया, मधुशाला साहित्य का, मधुशाला नाम का जो उनका साहित्य संग्रह था उसके अंदर वो खूब प्रसिद्ध हुए और उन्होंने जो कुछ लिखा वो सबको बहुत ही पसंद आया और सभी जगह उनके नाम के सम्मेलन होने लगे। कवि गोष्ठी भी होती थी तो उनमें मधुशाला की चर्चा ज़रूर होती थी और सब लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर उनको सुनने के लिए ज़रूर जाते थे। उनके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जोहन पेट्स नामक कवि के संग्रह वाद्यम पर आपने पीएचडी की। उन्होंने पीएचडी की है। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि प्राप्त हुए हैं। तीर पर कैसे रुकूं मैं आज तो इस तरह से कई तरह के पुरस्कार है वो बच्चन जी को मिले थे। उनकी कुछ कृतियों की पंक्तियाँ आज भी कुछ लोग गुनगुनाते हैं। तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों का नियंत्रण, और इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा, जैसी काव्य पंक्तियाँ आज भी लोगों की ज़बान पर है। मधुशाला, निशा नियंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत नामक इनके सुप्रसिद्ध कार्य संग्रह है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है। तो यह हरिवंश राय बच्चन जो थे उन्होंने 4 अलग अलग शीर्षक के पुस्तक लिखे और 4 विभाग में उनको बांटकर उसके अंदर उनका पूरा जीवन उन्होंने लिख दिया। अपनी खुद की आत्मकथा उन्होंने उसके अंदर लिख दी है और उस आत्मकथा में उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो सब उसके अंदर वर्णन कर दिया, उसके अंदर हमें बता दिया है। मेरी बीमारी श्यामा ने ली आत्मकथा है जो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। उनकी जो एक बुक थी क्या भूलूं क्या याद करूं, उनके अंदर से एक प्रसंग यहाँ लिया गया है, मेरी बीमारी श्यामा ने ली। यहाँ हमें एक पाठ के तौर पर दिया गया है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में
एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पति भक्ति, कर्तव्य परायणता और निष्ठा का प्रतीक है। जो प्रस्तुत हमें यहाँ पाठ के तौर पर यहाँ एक प्रसंग जो बच्चन जी के जीवन के अंदर उनके साथ जो घटना घटी वो यहाँ हमें दिया गया है। तो बच्चन जी की पत्नी जो थी श्यामा, वो यहाँ शीर्षक है ना कि श्यामा ने मेरी बीमारी श्यामा ने ली, जो खुद की बीमारी नहीं थी। पर लेखक जब बीमार होते हैं तब उनकी जो सेवा करती है उनकी पत्नी, वो बहुत ही पति भक्ति करती थी, कर्तव्य परायण थी और निष्ठा वाली थी उनकी पत्नी। तो वो खूब, जब लेखक खुद बीमार होते हैं तो वो उनकी खूब सेवा करती है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि जैसे मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली हो, वो इतनी चिंतित रहती थी और इतनी उनकी सेवा करती थी जैसे वो खुद बीमार हो। ऐसे तो लेखक को लगता था कि ये इतनी मेरी सेवा करती है, इसलिए उनको पति भक्ति करती हुई दिखाई दे रही है कि वो मेरी भक्ति करती है, पूरा दिन उनकी सेवा में काट देती है और जैसे खुद बीमार हो। लेखक को कुछ हुआ ही नहीं, इतनी सेवा करती थी वो उनकी। तो हमें यहाँ प्रस्तुत जो हमारा आत्मकथा का जो अंश यहाँ दिया गया है उसके अंदर हमें यहाँ बीमारी का दर्दनाक एक कारण, जो लेखक बीमार थे और फिर श्यामा उनकी पत्नी उनकी सेवा करती है, उनके बारे में हमें बताया गया है। प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रगटीकरण मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करूं, श्री हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी दे देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। जो विषय वस्तु है वो हम सुनते हैं तब भी पता चलता है कि मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली, तो ये हमें विषय वस्तु भी यहाँ निर्देश करता है, उनका भी सूचन करता है। अब आगे पाठ। मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में न था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और भी अपने से काम लेता। तो लेखक क्या कहते हैं, मैं यहाँ तक पहले पढ़ के आपको समझा रही हूँ। लेखक कहते हैं कि जो मेरी बीमारी है
वो ऐसी बीमारी थी। मैं छोटी मोटी बीमारियों को तो कभी ध्यान में लेता ही नहीं। और उन्होंने पढ़ा था कहीं, गांधी जी ने कहा था उनके लेख के अंदर कहीं कि बीमार होना वो अपराध है, कभी हमें बीमार नहीं होना चाहिए। जब हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते तभी हम बीमार होते हैं और तभी अस्वस्थ रहते हैं, तो वो एक अपराधी की तरह हो जाता है। तो इसका दंड देना चाहिए। ऐसा अपराधी को तो दंड ही मिलता है ना। हमारे यहाँ कोई अपराध करते हैं तो उसको दंड मिलता है। तो ये लेखक ऐसा मानते हैं, हरिवंश राय जी ऐसा मानते हैं कि मुझे बीमार नहीं पड़ना था, पर फिर भी मैं बीमार हो जाता हूँ, हो गया, इसलिए मैं अपराधी हूँ, मैंने ये अपराध किया है। तो वो कहते हैं कि अपराधी को तो दंड मिलना चाहिए। मुझे जब कभी, वो कहते हैं कि जब कभी मुझे कोई छोटी मोटी बीमारी होती थी, जैसे कि जुकाम हुआ, बुखार हुआ, खांसी हुई, सिर दर्द हुई, ये सारी तो चलती फिरती बीमारियां हैं, कभी भी आ जाती है। तो कैसी छोटी बीमारियों पर तो मैं कभी भी ध्यान नहीं देता और मैं कभी खाट पे ना लेटता। और भी जब कभी ऐसा कोई उनके साथ बीमारी होती है तो वो क्या करते थे लेखक, वो कभी खाट पे, पलंग पे, आज हम सो जाते हैं ना बेड पे, वैसे वो कभी सोते नहीं थे। आज तो हमें थोड़ा बहुत कुछ होता है, सर्दी जुकाम हो जाता है तो भी हम सो जाते हैं, इतने में भी हम थक जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर इतनी वीकनेस आ जाती है कि कुछ काम ही नहीं कर सकते। पर लेखक क्या करते थे, लेखक तो आराम भी नहीं करते थे, सोते भी नहीं थे और ऊपर से अपने शरीर को और ज़्यादा परिश्रम देते थे। वो और ज़्यादा खुद काम करते रहते थे, वो ऐसा करते थे। क्या कहते हैं कि वो ऐसे में भी वे अपने से काम लेता, ज़्यादा काम लेते। मुझे भरे भूत बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। बुखार की गर्मी और तेज़ी में तो मैं और जोश में पढ़ाता। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? बीमारी अमीरों की हरमज़दगी है। क्या कहते हैं कि गरीब लोग जो है उन्हें को बीमार होने की कोई अधिकार नहीं है, उनको बीमार होने का कोई अधिकार नहीं है, वो बीमार नहीं पड़ सकते। जो अमीर लोग हैं वही बीमार पड़ने चाहिए, क्योंकि उनकी रोज़ी रोटी उनके ऊपर चलती है। अगर एक दिन भी वो काम नहीं करते और वो बीमार हो जाते हैं तो उनके घर के अंदर उनकी रोज़ी रोटी, उनकी भूखमरी चली आती है, उनको खाने पीने की तंगी हो जाती है। जब कभी ट्यूशन लेने के लिए वो एक बार ऐसे ही बुखार में गए थे, तो जैसे जैसे उसका बुखार बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो इतने जोश में पढ़ाते जाते थे लेखक। उनके साथ एक बार ऐसा हुआ था, इसलिए वो कहते हैं कि हम जैसे गरीबों को अधिकार ही नहीं है बीमार होने का, हमें कभी बीमार नहीं होना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। बीमारी है वो अमीर लोगों के लिए है, जो हराम की ज़िंदगी, हरम ज़िंदगी कहते हैं उनको। वो गरीबों को उससे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता है। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था, पर अगर मैं लिखता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम
हस्ब मामूल होते रहते थे। लेखक क्या कहते हैं कि बुखार में तो मुझे लिखने का और भी मज़ा आता था। जैसे जैसे मेरा शरीर तपता वैसे वैसे मुझे लिखने में और ज़्यादा मज़ा आता था। बुखार मुझे लिखने में कोई आपत्ति नहीं लाता था। मुझे जो लिखना होता था वो मैं लिखता ही रहता, उसकी वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं होती थी, ऐसा वो कहते हैं। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पेट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था, और जब वह बुखार में होता था और अच्छी कहानियाँ लिखता था, बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं। वह कैसा बन पड़ा, इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया है कि अपनी दो चट्टानें की दो, क्या कहते हैं लेखक कि मुझे बुखार में लिखना अच्छा लगता था। उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है, किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है, कभी कभी बुखार आता और लोग उनको कहते कि आपको तो बहुत बुखार है, तो कहता हाँ बुखार है पर साथ में मैं भी हूँ। उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ भी बुखार में ही लिखी थी, और उन्हीं के प्रसंग याद करके वो कहते हैं कि प्रसंगवश मुझे याद आ गया है कि अपनी दो चट्टानें की दो सबसे बड़ी कविताएं सार्त्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर, और दो चट्टान अथवा सिसिफस, बरकस, हनुमान मैंने प्लूरीसी में पड़े पड़े लिखी थी। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी। मैं ही अपनी ज़िद से बीमारी को पराजित कर देता था। क्या कहते हैं कि मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता। वो बीमारी को नज़रअंदाज ही करते थे, उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि वो उनको ऊपर अपने आप के बीमारी को हावी होने नहीं देना चाहते थे। अगर वो बुखार में ऐसे ही खाट पे सो जाते तो फिर उनके साथ क्या होता, वो अपना कार्य पूर्ण नहीं कर पाते, इसलिए वो बीमारी के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, उनके अंदर भी आराम भी नहीं करते थे, पराजित न करती थी। मैं ही अपनी ज़िद में बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता, विश्राम तिवारी कहाँ करते थे। मार के पीछे भूत भागे, मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था। काम के पीछे बुखार भागे। लेखक क्या कहते हैं, उन्होंने खुद ये सिद्ध किया था कि जब उसके साथ बीमारी, ऐसा बीमार कुछ पड़ना चाहिए। बुखार सुखार क्या होता है, आखिर वो कितने दिन चलता है, अगर हम उन के ऊपर ध्यान ही दे देंगे तो वो हम पे हावी ही नहीं होगा, इसलिए वो ऐसा करते थे। जब कभी भी उसको ऐसा होता था तो और ज़्यादा काम करते थे, वो काम सभी छोड़कर आराम नहीं करते थे, पर क्या करते थे, डबल काम कर लेते थे। उसको ऐसी बीमारी की कोई जगह ही नहीं थी उनके पास। वो कहते थे कि ऐसी बीमारियां हमें आलसी बना देती है और हराम बना देती है, तो उसको ऐसी बीमारियां पसंद ही नहीं थी, इसलिए वो बुखार में और भी ज़्यादा काम करते थे। और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि काम के पीछे बुखार भागे। आपको थोड़ा भी बुखार आता है और आप काम ही करते रहते हैं तो बुखार खुद ही चला जाएगा, ऐसा वो कहते हैं। यह बुखार मामूली न था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था। लेखक क्या कहते हैं, अब के बार जो उसको बुखार आया वो कोई मामूली बुखार नहीं था, और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको दे गया था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था,
तो लेखक कहते हैं कि अधिक विध्वंसक झटका मुझको दे गया था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, उसकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी। कर्ज सिर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला। लेखक कहते हैं कि मेरा बुखार तो 10-20 दिन तक चला, सिर पर चढ़ा नियमित, फिर भी मैं किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी। उनकी किताबों की, उसकी आमदनी उनकी वजह से रुकी हुई थी। लेखक क्या कहते हैं कि उनकी ये बीमारी जो थी, अभी ये बीमारी कोई मामूली नहीं थी। इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीने से उनके साथ हो रहा था। वो कहते हैं कि अभी तो मेरी किताबों की इनकी बिक्री भी नियमित नहीं हुई थी, जिनसे उनकी आमदनी इतनी चल सके। महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता। दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 से 102 डिग्री के बीच, कमज़ोरी दिन दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी, दवा शौकिया, दवा बाटू, एक होम्योपैथिक कर रहा था। कभी कभी सोचता, क्या मुझे तपेदिक हो गया है? हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है। उसको अपनी बीमारी की चिंता होने लगी थी। अब पहले की तरह क्या हुआ, वो जब बुखार के साथ काम करते थे, अब ऐसा काम वो नहीं कर पाते थे और दिन ब दिन उनको कमज़ोरी बढ़ती जाती थी। उसको होम्योपैथिक के बारे में सूझा। उन्होंने सोचा कि शायद मैं होम्योपैथिक दवा लूँ तो अच्छा हो जाओ, पर यह भी मुमकिन नहीं था। उनकी बीमारी इतनी बढ़ती जाती थी कि कभी कभी तो उनको 101 से 102 डिग्री तक बुखार आ जाता था। इनकी वजह से दिन भर प्रतिदिन उनके शरीर के अंदर कमज़ोरी भी महसूस होने लगी थी। कभी कभी धीमी धीमी खांसी आती थी। बहुत कुछ होने लगा था। कभी कभी सोचता, क्या मुझे तपेदिक हो गया है? वो क्या हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है। वो ऐसा इलाज तो नहीं करवा पाते थे क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। क्या उस समय मेरी जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ? बैठी ही हो तो कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है? जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी ज्वर मुक्ति नहीं जानी है। वो खुद प्रश्न करते हैं अपने से, ज्वर मुक्ति यानी बुखार से उसको मुक्ति नहीं मिलने वाली? क्या जब मैं बोला था तब सचमुच सरस्वती मेरे जीभ के ऊपर बैठी होगी और मैंने कहा था कि मैं भी श्यामा की बीमारी लेने वाला हूँ? तो शायद बैठी ही होगी। इसीलिए वो लेखक सोचते हैं कि इतने दिनों से मुझे बुखार कम ही नहीं हो रहा और होम्योपैथी से तो मैं इलाज ले ही नहीं सकता क्योंकि हमारी इतनी हैसियत नहीं है। उनके पास उनके इतने पैसे नहीं थे। पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था
क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए ही जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। लेखक क्या कहते हैं कि शामा को पर मेरी बीमारी का पता चल गया था। वो दिन प्रतिदिन मेरी चिंता में लगी रहती थी और उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न चलता, क्योंकि सारे काम में खूब सामान्य रूप से जैसे करते हैं हर रोज़ का प्रतिदिन का जो रूटीन होता है वैसे ही चलता रहता है, और जैसे करते थे वैसे ही मैं भी किया करता था, इसलिए किसी को कोई पता भी नहीं चलता। वैसे भी गर्मी की जो सीज़न होती है उसमें लोग थोड़े बहुत पतले तो हो ही जाते हैं, ऐसा वो सोचते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। मैंने टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखाऊंगा वह खाना नहीं खाएगी। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। क्या कहते हैं कि जब मैं बीमार था तो मैं अपने आप को टाल रहा था, पर शामा को उसके बारे में पता था, इसलिए वो कहती है कि मैं अपने आप को डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास दिखाने जाऊँ और अपना इलाज उनसे करवाऊँ। जब मैंने टाल दिया, उसको मना कर दिया, तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उन्होंने क्या कहा शामा जी ने कि जब तक आप अपने आप को डॉक्टर से इलाज नहीं करवाते, उनको दिखाने नहीं जाते, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। अब जब ये ब्रह्मास्त्र छूट गया तो मुझे उनकी बात तो माननी ही पड़ेगी। पत्नी की बात को कभी वो टाल नहीं सकते। आज के सभी समाज के लोग ऐसे हैं कि अपनी पत्नी की बात तो मानते हैं। जब वो कहती है कि मैं खाना ही नहीं खाऊंगी तो फिर इलाज तो कराना ही पड़ेगा, खाना नहीं खाऊंगी, ऐसा उन्होंने कहा। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया? क्या कहते हैं लेखक कि मैंने मुखर्जी को दिखा तो दिया, पर उन्होंने कुछ नुस्खे भी लिख दिए, पर वो सारे नुस्खे मुझे बहुत ही कठिन लगते हैं। वो उसे नहीं कर पाते, ऐसा उनको लगता है। वो सोचते हैं कि ये सारे नुस्खे मुझे मेरी मौत से करीब ला रहे हैं। उनको लगता था कि क्या मेरा समय अब समाप्त होने वाला है, अब आखिरी घड़ी आ गई है, ऐसा उनको लगता था। क्या इतने ही दिनों के लिए आया था, इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने। वो सोचते हैं कि क्या मेरा जीवन इतना ही था, मुझे इतने ही गाने गाने थे, इतने ही दिन जीना था। उनको अपने आप से ऐसे सवाल उठते हैं। जब उनकी बीमारी का उनको पता चलता है, डॉक्टर को लगता था कि उनको क्षय हो गया है, इसलिए वो इसके बारे में ऐसा सोचते थे कि अब मुझे जल्दी से इस दुनिया को छोड़कर जाने पड़ेगा, ऐसा उनको लगता था। क्या इतने ही दिन के लिए मैं आया था। स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी। वो कहते कि स्वागत के ही साथ विदा की होती तैयारी मैंने देखी है। बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। उन्होंने लिखा है कि जैसे मेरा जीवन अभी शुरू ही हुआ और साथ में ही बंद हो रहा है। मैंने अपने जीवन की आने के स्वागत की तैयारी को भी देखा और उनके साथ साथ विदा होने की तैयारी को भी देखा, ऐसा वो
कहते हैं, खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था। क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? लेखक खुद अपने आप से ऐसे सवाल करते हैं कि क्या मैंने खुद ही अपनी जीवन शैली में ऐसा लिखा है, अपने जीवन के अंदर मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी है? और वो कहते हैं कि क्या मेरी पत्नी जो है वो विधवा होगी, ऐसा भी लिखा है? वो अपने से ऐसे प्रश्न करते हैं। वो बहुत चिंतित है अपनी बीमारी से। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने के पहले जीना। पूरे आराम के अर्थ होंगे, ट्यूशनें छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएगी? किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है। कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। क्या कहते हैं, उनको बड़ी चिंता हो रही है। उनके घर में कमाने वाले वो थे और उनका एक छोटा भाई था, पर उनकी कमाई भी कितने दिन, थोड़े दिन में उनकी भी बदली होने वाली थी। अगर उनकी बदली हो जाएगी तो वो हमें एक भी पैसा देने के काबिल नहीं रहेगा। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा और इतनी महंगी दवाएं कैसे घर में आएंगी? अगर मैं आराम करूँगा तो मुझे ट्यूशन भी छोड़ना पड़ेगा। स्कूल में उसको विद्यालय में भी बिना तनख्वाह के छुट्टी मिल सकती है, तो सभी जगह से उनकी आमदनी भी कम हो जाएगी। कर्जे भी अदा करने के लिए कोई कम न था, पहले से और भी कर्जे उनके ऊपर लदे हुए थे। यही सारी सोच वो अपनी यहाँ प्रकट करते हैं। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो काँप उठी, पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई। जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका काँपना मैं सहन नहीं कर सकूँगा। जब उनकी पत्नी को पता चला कि वो बीमार है और उनको क्षय है, तो वो इस तरह श्यामा को पता चल गया, अगर मैं इस तरह से काँपूँगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए वो तुरंत अपने आप को संभाल लेती है, वो संभल जाती है और तुरंत ही वो एकदम अपना काँपना संभाल के सुकून नहीं सह सकेंगे ऐसा देखकर वो संभल जाती है। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवा सा मार गया। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। क्या हुआ? जब उसकी पत्नी को पता चला तो वो भी घबरा गई, काँपने लगी। और फिर उनके माता पिता को इस बारे में पता चलता है तो उनको तो जैसे लकवा ही मार जाता है। वो बहुत ही और भी चिंतित थे, पर उनके पिताजी थोड़े धीरज वाले थे। वो कहते हैं कि बेटा तुम घबराओ मत, हम अपना घर भी बेच देंगे और तुम्हारा इलाज ज़रूर करवाएंगे। शालिग्राम असमर्थता की एक उसास लेकर रह गया। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल में छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उनसे दवाएं मंगवा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। क्या हुआ?
उनका जो छोटा भाई था शालिग्राम, वो सिसक के रह जाता है क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाता था, वो असमर्थ था। इसलिए फिर क्या हुआ कि लेखक कुछ दिन छुट्टी लेकर घर पे ही आराम करते हैं। स्कूल से भी उन्होंने छुट्टी ले ली और ट्यूशन भी बंद कर दिया। रोज़ चारपाई पर लेट गए, यानी कि उन्होंने थोड़े दिन आराम किया घर पे। और उनके साथ साथ श्यामा ने भी उनकी खूब सेवा की। श्यामा की सेवा साकार हो गई। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की। उनको क्या विशेष चिंता थी? उसके सर के ऊपर बहुत सारा कर्जा था। मेरा इलाज हो या न हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। लेखक की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, वो इतने धनवान नहीं थे, उनके पास उनके इलाज के भी पैसे नहीं थे, उनके घर का खर्चा भी अच्छे से नहीं चल रहा था। उसमें उनको ऐसे क्षय जैसी बीमारी हो गई और इस बीमारी के साथ वो कुछ काम भी नहीं कर सकते थे। उनके शरीर के अंदर बहुत ही सुस्ती नहीं रही थी इतनी, अब वो कमज़ोर हो गए थे। इस वजह से, कमज़ोरी की वजह से वो बहुत अच्छी तरह से कोई भी काम नहीं कर सकते थे। उनकी किताब की बिक्री की वजह से जो कुछ पैसे आए थे वो बचा कर उन्होंने रखे थे, उनमें से उन्होंने अपनी दवाई मंगवा ली। और वो कहते हैं कि जब मेरे पास इतना काम था तब चिंता करने का बिल्कुल वक्त ही नहीं था, और अब मैं घर पे बैठे आराम कर रहा हूँ तो मेरे पास वक्त है। और उनको सबसे ज़्यादा चिंता कौन सी थी कि उसके ऊपर जो कर्जा था, उन्होंने दूसरे के पास से पैसे लेकर कर्जा लिया था, उसको वो चुकाना चाहते थे कि अगर मैं इसको सही वक्त पे नहीं चुका सका तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। उनकी वजह से उनकी इज्जत होती थी, उनकी शाख थी, इसलिए उनको ये बिल्कुल ही पसंद नहीं था। उसको लगता था कि अगर मैं नियमित ये नहीं अदा कर पाऊंगा तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। तो बच्चों, आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। आगे का चैप्टर हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।